Hello my dears, welcome to Science Tara classes. Next topic we are going to start threads of curiosity. In 2010, scientist J. Craig Venter and his team made an important discovery in the field of synthetic biology. 2010 में साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर थे, ठीक है, और इनकी टीम थी। इन्होंने मिलकर एक डिस्कवरी की सिंथेटिक बायोलॉजी की फील्ड में। They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoids using a computer programming. तो उन्होंने एक सिंपल बैक्टीरिया लिया जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम था माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, और उन्होंने जो स्टडी किया था दैट इज कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी किया था। और उन्होंने जो स्टडी की थी वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज करके उन्होंने इसको स्टडी किया था। Then they chemically synthesized in the laboratory an exact copy of this DNA, और ड्यू टू दिस वो सक्सेस हो गए थे लेबोरेटरी में डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी सिंथेसाइज करने में, और केमिकली उन्होंने मतलब डीएनए जो है बना लिया था। नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरा बैक्टीरिया लिया सेम उसके जैसा, रिमूव्ड इट्स डीएनए, और उसके डीएनए को रिमूव कर दिया, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट। लेकिन जो सेल की बाकी सब चीजें थी, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन, जो भी बाकी सब चीजें थी वो सब की सब एज इट इज रख दी, और सिर्फ उसमें से डीएनए को रिमूव कर दिया। दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू द सेल, और फिर उन्होंने जो सिंथेटिक डीएनए, जो उन्होंने डीएनए बनाया था वो उस सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट का मतलब उसके अंदर डाल दिया। आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सेल ने जो है वो ग्रो और डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, जो सिंपल सेल का एक फंक्शन होता है, डिवाइड होना और ग्रो होना। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और उसने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए। जो उन्होंने सिंथेटिक डीएनए इंसर्ट किया था उसकी हेल्प से उन्होंने सेल ने काम करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स जो सिंथेटिक डीएनए था वो एक असली जो रियल डीएनए है उसकी तरह काम करना शुरू कर गया था। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है एक्चुअली में वो सेल के स्ट्रक्चर को और सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। However, scientists did not create a completely new cell from scratch. ऐसा नहीं था कि सेल का पूरा जो नया सेल बना दिया वो साइंटिस्ट ने। सेल डिड नॉट क्रिएट अ कम्प्लीटली न्यू सेल, बिल्कुल नया सेल साइंटिस्ट ने नहीं क्रिएट किया था। ओनली डीएनए वॉज सिंथेटिक, बस उसमें एक डीएनए वाला पार्ट जो था दैट वॉज सिंथेटिक। द अदर पार्ट ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। जो सेल के बाकी सब पार्ट थे वो सभी के सभी एक एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ही लिए गए थे। मीन्स आपने एक सेल लिया, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने एक सेल लिया था, उस सेल का सारा बिल्कुल सेम सब कुछ एज इट इज रखा। पीछे हमने वर्ड भी पढ़ा था इंटैक्ट, ठीक है, सेल के साथ। उसका मतलब होता है कि सेल का सब कुछ एज इट इज हमने लिया, ठीक है, और जो उसमें डीएनए वाला पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया था, और उसके बाद उसके अंदर हमने एक सिंथेटिक डीएनए को एंटर करवा दिया था, इंसर्ट करवा दिया था। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। नॉर्मल सेल्स जो है वो कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे वो डिवाइड होते हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। व्हेन यू गेट अ स्मॉल कट ऑन योर स्किन इट हील्स आफ्टर अ फ्यू डेज। जब आपकी स्किन पे कोई छोटा सा कट लग जाता है वो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। हील्स का मतलब वो अपने आप ठीक हो जाता है। व्हेन हेयर फॉल आउट, जब बाल गिरते हैं, ठीक है, बाल झड़ते हैं, न्यू हेयर ग्रो बैक, अपने आप नए जो बाल हैं वो अपने आप आ जाते हैं। हाउ डज दिस हैपन, तो ये जब सारी चीज़ें हैं ये अपने आप कैसे हो रही हैं, इसके बारे में हम अगर पूछें तो क्या आप क्या सोचते हो कि कैसे होता होगा, ठीक है। इट हैपन्स बिकॉज सेल्स इन आवर बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ भी होती है और वो डिवाइड भी होते हैं। एंड टू रिप्लेस द ओल्ड डेड और डैमेज सेल। अब जब सेल ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं, मान लो कोई ओल्ड सेल है उसको रिप्लेस करना है, कोई डेड सेल है उसको रिप्लेस करना है, कोई डैमेज सेल है उसको रिप्लेस करना है। मतलब सेल अगर पुराना हो गया तब भी वो डेड हो गया, डेड मीन्स वो वर्क नहीं कर पा रहा है, ख़त्म हो गया अंदर से, ठीक है। डैमेज यानी कि उसमें कोई खराबी आ गई है। तो इन सब केसेस में सेल जो है
रिप्लेस हो जाते हैं और वहाँ पर नए सेल ग्रो करने लगते हैं। और ग्रो करने का प्रोसेस रहता है कि वो ग्रोथ भी होंगे और वहाँ पे वो डिवाइड भी होंगे। डिवाइड प्रोसेस के थ्रू ही सेल की ग्रोथ होती है। व्हेन आवर बॉडी ग्रोज इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज सेल्स गेट बिगर। जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सेल्स जो हैं वो साइज में बड़े होते जाएंगे। ठीक है, सेल्स कैन ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज। मतलब जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स साइज तक ही ग्रोथ करते हैं, बड़े होते हैं। बट ग्रोथ हैपन्स बिकॉज सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक्चुअली में क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सेल क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते चलते हैं और डिवाइड करने से वो न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं। लेट अस स्टडी फ्रेशली ग्रोइंग रूट टिप्स ऑफ एन अनियन। अब हम स्टडी करने वाले हैं अनियन के रूट टिप्स को, ठीक है, जो फ्रेशली ग्रो कर रहे थे, टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स डिवाइड। और इसमें हम स्टडी क्या करेंगे कि जो अनियन के अंदर यानी कि प्लांट सेल के हम डिवाइड देखेंगे कि वो कैसे डिवाइड होते हैं। एक्टिविटी 2.5 लेट अस एनहेंस आवर स्किल्स। इस एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी स्किल को एनहेंस करेंगे। इट मीन्स अपनी स्किल्स में समथिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट है टेक अ जार एंड फिल इट अप विद प्लेन वाटर। आपने एक जार लेना है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, और इसको प्लेन वाटर यानी कि सिंपल पानी से भर लेना है। टेक नाउ प्लेस एन अनियन बल्ब ओवर द जार इन सच अ वे दैट इट्स बेस बियरिंग रूट्स इज इमर्स्ड इन द वाटर। आपने एक अनियन बल्ब लेना है, जैसे ये राउंड सर्कल में आपके पास पार्ट है अनियन का, इसको हम बोलते हैं अनियन बल्ब। और इसमें उसने कहा है बेस जो बेयरिंग रूट्स, मतलब जहाँ पे रूट्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस रूट्स में बेयरिंग वर्ड का मतलब होता है लगना। जैसे फ्लावर जो होते हैं प्लांट्स में लगे होते हैं, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं प्लांट्स बेयरिंग फ्लावर्स। ठीक है, ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स। बेयरिंग का मतलब लगना, वैसे इसका मतलब बेयर का मतलब होता है सहना, बट इस तरीके से इसका मतलब हो जाता है लगना। ठीक है, तो वो बेस लेना है अनियन का जहाँ पे रूट लगे हुए हैं, रूट्स लगी हुई है। और उसको इमर्ज का मतलब होता है डुबोना, तो पानी में उसे इमर्ज कर देना, डुबो देना। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है लीव द सेटअप फॉर 5 to 6 डेज। अब इस सेटअप को आपको 5 to 6 डेज के लिए छोड़ देना है एंड ऑब्जर्व, और उसे ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व द रूट्स ग्रोइंग कट टू ग्रोइंग। अब आपने ये चेक करना है कि जो इसकी रूट्स हैं क्या वो ग्रोथ कर रही हैं। नेक्स्ट वो कहता है कट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रेशली ग्रोन रूट्स। आपने जो मतलब इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, और जो फ्रेशली ग्रोथ वाली रूट्स हैं 2 से 3 सेंटीमीटर तक की कट कर लेनी है। एंड ट्रांसफर दैम टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसीटोल कोहल, और उसको एसीटोल कोहल में ट्रांसफ़र कर देना है। उसकी प्रिपरेशन बता रखी है कि कैसे प्रिपेयर करोगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है और इथेनॉल, ये दो चीज़ें लेनी है आपको। और कितनी कितनी लेनी है, 1:3, यानी कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड जितना भी लोगे आप उसका 3 गुना इथेनॉल लोगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो आपका तैयार हो जाएगा एसीटोल कोहल, और उसमें आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। कीप द रूट टिप्स इन द एसीटोल कोहल फॉर 24 आवर्स। तो अपने एसीटोल कोहल में 24 आवर्स के लिए उन रूट्स को रख देना है। एंड देन ट्रांसफर देम टू 70% इथेनॉल, और फिर उसको 70% इथेनॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। 70% इथेनॉल कैसे तैयार करोगे, मान लो आपने 100 ml, ठीक है, तैयार करना है टोटल सॉल्यूशन, तो उसके लिए आप 70 ml क्या लेंगे, इथेनॉल, और 30 ml उसमें डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से वो आपका 70% तैयार हो जाएगा। मतलब जितना भी आप लोगे इथेनॉल, ठीक है, उसका टोटल जो प्रिपरेशन करनी है उसका 70% आप इथेनॉल रखोगे टोटल प्रिपरेशन का, और बाकी 30% आपका रहेगा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और 100 ml तैयार कर रहे तो 100 में 70 ml हो जाएगा आपका इथेनॉल, और 30 ml हो जाएगा आपका डिस्टिल वाटर। ठीक है, इस तरीके से फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए उसको हमें इस तरीके से इथेनॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। टेक 1 or 2 प्रिजर्व रूट्स। अब जो भी हमने रूट्स रखी थी उसमें से हमने 1 या 2 प्रिजर्व रूट्स ले लेनी है। वॉश दैम इन वाटर, उनको पानी से अच्छे से धो लेना है। एंड देन प्लेस दैम ऑन अ क्लीन स्लाइड, और फिर एक स्लाइड लेके उस पर उसे छोड़ देना है, रूट्स को ले लेना है। पुट 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट कैसे तैयार करते हैं, पानी में पानी ऐड करके, मतलब मैक्सिमम वाटर उसमें पानी का होगा, कुछ ही अमाउंट जो है उसकी HCl की होती है।
तो उस तरीके से डाइल्यूट एसिड जब आप तैयार करेंगे उसका 1 ड्रॉप आपने उसमें रख देना है ऑन द रूट टिप्स टू सॉफ्टन द टिश्यू। टिश्यू को सॉफ्ट करने के लिए हमने उसमें 1 ड्रॉप एसिड की, डाइल्यूट एसिड की रख देनी है। रींस द रूट्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, मतलब 10 से 15 मिनट तक के लिए हम एसिड उस पर छोड़ देंगे, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने के बाद फिर उसे क्या कर लेना है, रिंस कर लेना है, इट मीन्स धो लेना है नॉर्मल पानी से। देन एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटोकार्माइन कार्मिन स्टेन ऑन दैम। फिर आपने एस्टोकार्मिन का यूज करके उसको स्टेन कर देना है, यानी कि रंग दे देना है। ये एक रंग वाला केमिकल है जो रंग छोड़ देगा, तो एक रेड 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 कलर छोड़ता है, ठीक है। तो जब आप इसको रूट्स को इसमें रखेंगे तो वो रेड कलर के हो जाएंगे उसके सेल्स। ऑफ कोर्स हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सेल जो है रेड कलर के हो जाएंगे, जिसमें हमें प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगी। तो 2 to 3 ड्रॉप्स हमने इसकी डाल दी। लीव द स्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब स्टेन करने के बाद यानी कि कलर देने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कलर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड देन जेंटली वॉमिट, और फिर उसको जेंटली वॉमिट मतलब एक नॉर्मल तरीके से गर्म करेंगे, ज़्यादा हीट भी नहीं देनी, नॉर्मल सी तरीके से गर्म करेंगे विद कॉशन ओवर अ स्पिरिट लैम्प। और गर्म करने के लिए हम स्पिरिट लैम्प का यूज़ करेंगे। स्पिरिट लैम्प लैब मैनुअल लैब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस लैब में, आपके पास जो गैस या फायर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट लैम्प। कट द टिप पोर्शन ऑफ द रूट ऑन द स्लाइड एंड पुट अ कवर स्लिप। अब आपने क्या करना है, जो आपने रूट्स लिए है उसका टिप वाला पोर्शन कट कर लेना है रूट्स का और उसको स्लाइड पे रख देना है, ठीक है। एंड पुट अ कवर स्लिप, और उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देनी है, यानी उसे ढक देना है। जेंटली स्क्वैश द कवर स्लिप विद योर थंब। अब जो उसके ऊपर थंब के साथ आपने कवर स्लिप रख दी है, ठीक है, तो उसको आप स्क्वैश करेंगे, थोड़ा सा मसल देंगे, जिससे क्या होगा उसके अंदर वो फिसल जाएगी। लाइक आप ये समझो कि आपके पास एक स्लाइड तैयार करी, ठीक है, उसमें आपने रूट्स रख दी, फिर उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी, ठीक है। अब इस कवर स्लिप से उसको पूरा मसल देंगे, तो जिससे अंदर रूट्स जो है वो पूरी फैल जाएंगी, स्क्वैश हो जाएंगी, और जिससे सेल्स जो है उसके स्प्रेड हो जाएंगे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आपने क्या करना है, इस जो स्लाइड को आपने यूज बनाया है इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के ऑब्जर्व करना है।
वट डू यू ऑब्जर्व, जो भी एक्टिविटी करिए उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू यू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ द अनियन रूट टिप, क्या आपने अनियन रूट की जो टिप्स के सेल हम देख रहे थे, क्या आपने उन सेल्स को देखा। आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या उन सेल्स का स्ट्रक्चर जो था वो सिमिलर था, मतलब एक जैसा दिख रहा था। डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दिस सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या उनके स्ट्रक्चर में आपको कोई डिफरेंस नज़र आया। इफ़ यस वाई इज इट सो, अगर स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस है, आपको सेल के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बीच में कोई जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, क्यों है। नेक्स्ट उसका आंसर है दिस इज बिकॉज द सेल्स ऑफ अ ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट ऑफ अनियन डिवाइड कंटिन्यूसली, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सेल के ग्रोइंग टिप वाले रूट्स हैं, ठीक है, वहाँ टिप पर क्या हो रहा है, जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं। अनियन के रूट की टिप के सेल्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे, डिवाइड कंटिन्यूसली, अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। फिगर 2.17 शोज वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, अब जब सेल डिवाइड हो रहा है, ये प्रोसेस चल रही है सेल डिवीजन की, इट मीन्स सेल जो है बार बार डिवाइड होने की एक प्रोसेस के थ्रू वो धीरे धीरे अलग अलग होते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास एक सेल होगा, अब ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आएगा, जैसे आपके पास ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और फिर ये अपने आप को तोड़कर, यानी कि ये टूट जाएगा और इससे फिर आपके पास दो सेल नए बन जाएंगे। तो इट मीन्स सेल ने अपने आप को डिवाइड कर दिया दो सेल्स के बीच में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। और अब जब वो प्रोसेस चलती है तो डिफरेंट स्टेजेस हमारे सामने आते हैं, जो आपको फिगर में 2.17 में दिखाए हुए हैं। Therefore, these cells exhibit different structures corresponding to different stages of cell division. इसीलिए जो सेल है वो एग्जिबिट मतलब शो करता है, दिखाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाता है corresponding to different stages of cell division. जब ये प्रोसेस चल रही होती है सेल डिवीजन की, हर एक स्टेज पे आपको देखो डिफरेंट थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि वो स्टेज होती है कि हाँ इस टाइम पे ऐसा, इस टाइम पे ऐसा। कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम फर्स्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, अब वो कह रहे हैं कि क्या आप पहचान कर सकते हैं कि जो स्टेज है पहली कौन सी होगी सेल डिवीजन की, ठीक है। Every day, an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced, which is almost 1% of the total number of cells in our body. डेली ही क्या होता है, एस्टिमेट यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास हमारी बॉडी के 100 ऑफ बिलियंस, मतलब बिलियन में से 100 सेल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस हो जाते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर, बॉडी के टोटल नंबर का वो 1% हिस्सा होता है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि दोनों ही सेल डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन a more controlled and orderly manner by a process called the cell cycle. अब यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि जब वो डिवीजन सेल डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड और ऑर्डर मैनर में होती है। इस करके जो एक कंट्रोल मैनर में प्रोसेस चल रही है उस सेल की प्रोसेस को साइकिल बोला गया है, ठीक है, सेल साइकिल। यू विल लर्न अबाउट द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन हायर ग्रेड्स, अब जो इसके स्टेजेस के बारे में डिटेल में आपने पढ़ना है, ठीक है, ये कैसे कैसे हो रही है, इन सब स्टेजेस के डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, तो वो हायर ग्रेड्स में आप पढ़ेंगे, बड़ी हायर क्लासेस में जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ साइड पे नेक्स्ट लेवल अप लिखा है, इट मीन्स आपको इसके बारे में हल्की सी डिटेल दे दी, बट ज़्यादातर आप इसका बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमने अभी भी सेल डिवीजन की पिछले टॉपिक में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक सेल होता है और वो अपने आप को डिवाइड करता है और नए दो सेल्स को जो फॉर्मेशन है वो करता है।
मतलब एक सेल से दो नए सेल बन जाते हैं। अब जब दो नए सेल बने तो ये सेल तो क्या हुआ, खत्म हो चुका था, ठीक है। और जो ये पहले वाला सेल था दैट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसने अपने आप को डिवाइड करके दो नए सेल बना दिए। अब जो ये प्रोसेस हो रही थी इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म, जिसमें नए सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। It allows living organisms to grow, repair damaged tissue and reproduce. जो ये प्रोसेस है सेल डिवीजन वाली, ये हेल्प करती है जिस वजह से सेल्स जो है ग्रो कर पाते हैं और रिपेयर कर पाते हैं अपने टिश्यूज़ को, या फिर रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन प्रोसेस जो है वो जरूरी है। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू रिप्लेस सेल्स दैट आर लॉस्ट रेगुलरली। जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्स को लॉस करती है डेली, तो इसलिए वहाँ पर सेल डिवीज़न जो है कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, ठीक है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, दो टाइप की सेल डिवीज़न होती है। एक का नाम है मिटोसिस एंड दूसरे का नाम है मियोसिस। मिटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। मिटोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मिटोसिस वाली सेल डिवीज़न है ये आपकी कहाँ पर होती है, नॉर्मल ग्रोथ में। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस चल रही है उसमें कौन सा टाइप यूज़ हो रहा है, मिटोसिस। इसी तरह से रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सब में मिटोसिस ही यूज़ होता है। वाइल मियोसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फॉर क्रिएटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जीन्स की जो प्रॉपर डाइवर्सिटी है पूरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर पहुंच सके, तो उसके लिए अलग टाइप की डिवीजन होती है सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। उस टाइप को हम बोलते हैं मियोसिस। अब हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है मिटोसिस। एवरी ह्यूमन बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। हर एक ह्यूमन की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें स्पर्म और मेल का स्पर्म और फीमेल का एग जो है वो मिलते हैं, जिससे जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट दैट मीन्स जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है और वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। दिस वन सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। अब जब ये सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, एक सेल से स्टार्ट होती है और डिवाइड होते होते ट्रिलियंस ऑफ सेल, इट मीन्स ये बिलियन से ऊपर की भी टर्म है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वहाँ पे बॉडी में बन जाते हैं। सेल इंक्रीज इन द नंबर थ्रू मिटोसिस। सेल की जो नंबर इंक्रीज होता है वो प्रोसेस कौन सा है, मिटोसिस। क्योंकि मिटोसिस में ही काफ़ी चीज़ें होती हैं, ग्रोथ होगी, रिपेयरमेंट होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मिटोसिस के मेथड से ही होती हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। और ये काफ़ी ही कॉमन टाइप है सेल डिवीज़न का, क्योंकि हर चीज़ में ये यूज़ होता है, काफ़ी में यूज़ हो जाता है। मिटोसिस प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। इस प्रोसेस में, इस मेथड में होता क्या है, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो सेल जो हैं डॉटर सेल बोल रहे हैं उनको, क्योंकि पेरेंट से जो फ्रॉम वन पेरेंट सेल, मतलब जिसने जहाँ से सेल बना, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है दैट इज कॉल्ड पेरेंट सेल, और ये जो लास्ट में दो बने हैं दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में था दैट इज कॉल्ड पेरेंट, और जो लास्ट में बन गया है दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल। तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गए। ईच न्यू सेल गेट्स द सेम डीएनए एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स थे, जो डीएनए था, सेम इस वाले सेल को मिल जाएगा, सेम इस वाले सेल को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा आधा बटेगा, पूरा का पूरा जो भी सब कुछ था सब कुछ इसे भी मिलेगा पूरा, और पूरा का पूरा सब कुछ इसे भी मिलेगा। This ensures that genetic information is largely maintained across the body cells. इससे एक बात पक्की हो जाती है, इंश्योर मतलब ये फाइनल सा हो जाता है, मिल जाता है रिजल्ट की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक लार्जली मेंटेन तरीका है कि पूरी बॉडी में एक बड़े पैमाने पर जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बॉडी के अंदर स्टोर होती है, बॉडी के अंदर काम करती है, फंक्शन करती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है Meiosis. Meiosis is a type of cell division that produces gametes and occurs only in the cells of reproductive organs. Meiosis जो cell division है type that produces gametes,
एंड अक्कर्स ओनली इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव। ये स्पेशल जो है ये टाइप सिर्फ और सिर्फ किस सेल्स में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो ऑर्गन, बॉडी का वो पार्ट जहाँ से रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन सेल्स में एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। वहाँ पे मिटोसिस नहीं होता, वहाँ मियोसिस होता है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, और वो वहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस। जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्रिएट वेरिएशंस, इससे क्या होता है, वेरिएशंस क्रिएट होती है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि एक से जब दूसरी चीज बनती है और ऑर्गेनिज्म बनते हैं, एक से जब दूसरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है तो उसमें चेंजेस आते हैं। वो मिलता जुलता तो होता है बट बिल्कुल डिटो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती है ना। एंड डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में चेंजेस थोड़े बहुत लाना, और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज जो हमको दिखाई देती है, मतलब एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब किसकी वजह से है, मियोसिस की वजह से। Therefore, children resemble their parents but are not exactly the same. यही रीज़न है कि जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल यानी कि मैच तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मियोसिस अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ testes of males to produce sperm and ovaries of males to produce eggs। ठीक है, ध्यान रखना कि जो मियोसिस प्रोसेस है इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमन को इंक्लूड करके सभी एनिमल्स में मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये होती कहाँ पर है, सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स में। और वो मेल और फीमेल की बात करें अलग अलग तो कौन सी है, सेल्स ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल्स। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, उसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, वहां पर मियोसिस जो है प्रोसेस कंटिन्यू होती है टू प्रोड्यूस स्पर्म, और वहां पे प्रोड्यूस क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली ओवरीज ऑफ फीमेल, फीमेल का ऑर्गन कौन सा है, ओवरीज, एंड टू प्रोड्यूस एग्स, और वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वहाँ पे फीमेल की ओवरीज में जो सेल होते हैं वहाँ पर भी मियोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स। इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन द एंथर्स। ठीक है, और प्लांट्स के केस में जो मियोसिस है वो होती है एंथर्स में, यानी कि जो मेल पार्ट हो गया, और वहाँ पे एंथर में मियोसिस प्रोसेस की वजह से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, दैट लेटर प्रोड्यूस स्पर्म, और उसके बाद वो जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड द सिमिलरली फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट्स का, ठीक है, उसमें ओवरीज होती है। ठीक है, और वो ओवरीज क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है, एग सेल्स को। तो सेम हो गया, ओवरीज एग सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और एंथर्स जो है पोलन ग्रेन से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। इन मियोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस। मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो वो ट्वाइस यानी कि दो बार डिवाइड होता है, वन आफ्टर द अदर, मतलब एक बार डिवाइड होगा फिर उसके बाद दोबारा डिवाइड होगा, और फाइनली टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। जैसे मिटोसिस में तो क्या था, एक सेल होता था और एक सेल से 2 सेल बनते थे। ठीक है, लेकिन इस केस में मियोसिस के केस में डॉटर सेल्स कितने होती है, 4। ठीक है, फिगर 2.19 अभी देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन द सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, मतलब पहली डिवीजन जब होएगी तब सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ, और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे हाफ होंगे, मतलब कंप्लीट नहीं जाएंगे। द सेकेंड डिवीजन इज सिमिलर टू मिटोसिस वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स इनटू 2। अब क्या होगा, सेकेंड केस में दोबारा से सिमिलर प्रोसेस होएगी, ठीक है, मिटोसिस जैसी, वेयर ईच डॉटर सेल डिवाइड्स इनटू 2, जहां पर एक डॉटर सेल आगे डिवाइड कर देगी, फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल, और ऑल ओवर आपके पास 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। एज अ रिजल्ट with the half number of chromosome, as a result each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell। अब पेरेंट सेल से अगर हम कंपेयर करें तो हर एक के पास ईच गैमेट जो है हाफ नंबर रखेगा डीएनए का, ठीक है, हाफ नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमेट्स फ्रॉम
टू इंडिविजुअल्स कंबाइन, अब जब दो इंडिविजुअल्स दो अलग अलग गैमेट से जब वो कंबाइन करेंगे, द ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर इज रिस्टोर्ड, और ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है रिस्टोर हो जाएंगे। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में डिटेल में करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में आपको एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो ऐसे मान लो, जैसे क्रोमोसोम्स की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम में से 23 रेड के पास है, 23 ब्लू के पास, ठीक है। और ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे अभी सेल को कोई भी उसने डिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, बिफोर डिवीजन की ये स्टेज है, ठीक है। उसके बाद अब इसने स्टार्ट कर दिए हैं डिवीजन, सेल डिवीजन ने स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट स्टेज आ जाती है उसकी, उसमें वो क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। क्रॉसिंग करने से कुछ इस तरह की स्टेज हो जाती है, जो आपको दिखा रखी है, रेड की क्रॉसिंग हो रखी है और ब्लू की क्रॉसिंग हो रखी है। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो है उसका बन जाता है, ठीक है। अभी भी दोनों इसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, म्योसिस सेल डिवीजन होगा। म्योसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि इस सेल से दो सेल बन गए, ठीक है। मतलब पहले स्टेज में इस सेल से आपके पास दो डॉटर सेल बने। अब दो डॉटर सेल में क्या होगा, एक रेड है एक ब्लू है, यानी कि 23 तो इसके पास चले गए और 23 क्रोमोसोम इसके पास चले गए। जो पेरेंट सेल थे उसके हाफ इसके पास आ गए, हाफ इसके पास आ गए। आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या होगा, मिटोसिस प्रोसेस होगी। अब इस सेल से जब मिटोसिस होगी तो यानी कि एक सेल क्या करेगा, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेल आगे दो सेल में डिवाइड हो गया। और आगे क्या होता है मिटोसिस में कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास है सेम के सेम इसको भी मिल जाएंगे, सेम के सेम इसको भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ से जब इसको मिले तो 23 इसको भी मिल गए और 23 क्रोमोसोम इसको भी मिल गए। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी टोटल 23 थे और मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू दो डॉटर सेल बनी और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। तो इस तरीके से दो स्टेप में ये म्योसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई, म्योसिस सेल डिवीजन। तो स्टार्टिंग में पेरेंट सेल सिंगल था और लास्ट में डॉटर सेल्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4 है आपके पास। स्टार्टिंग में 46 क्रोमोसोम्स थे, अब लास्ट में हर एक डॉटर सेल के पास 23 23 23 23 यानी कि पेरेंट सेल के आधे हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो है गैमेट्स की बात करें या जो ये सेल्स हैं जो बने हैं, अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बने हैं। फीमेल के बनेंगे तो 23 मिलेंगे, मेल में बनेंगे तब भी 23। अब मेल और फीमेल के जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, एक सेल में जब एग और स्पर्म मिक्स होता है तो एग के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे और जो स्पर्म होगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। और जब दोनों वो डिफ्यूज हो जाएंगे तो एक सेल तैयार होएगा जिसको हम जायगोट बोलते हैं। और जायगोट में अब 23 कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो वो पूरा एक सेल तैयार हो जाएगा। Meet a scientist. Arun Kumar Sharma was a famous Indian scientist known for his work on chromosomes. अरुण कुमार शर्मा एक इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने काम किया था क्रोमोसोम्स के ऊपर। एज अ बॉटनिस्ट ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन द एरिया ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट. He also invented many useful lab methods to study chromosomes in plants. For his contribution to botany, he received many honors, including the Shanti स्वरूप भटनागर अवार्ड एंड पद्म भूषण। सबसे पहले तो बोटनिस्ट, बोटनिस्ट का वर्ड मतलब होता है जो साइंटिस्ट अपना काम प्लांट की स्टडी में करते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बोटनिस्ट। और ऐसे ही एक सब्जेक्ट होता है बोटनी, जिसमें आप प्लांट की स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्ट का नाम बोटनी और पर्सन जो होता है उसको हम बोलते हैं बोटनिस्ट। और इनका जो काम था प्लांट की, इन्होंने जिस एरिया में काम किया दैट इज टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। टैक्सोनॉमी से मतलब होता है कि प्लांट किस तरीके से, उसका मतलब क्या नाम है, नए नए प्लांट्स को ढूंढना और उनके नाम को ढूंढना, नाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कि प्लांट किस तरह के हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि क्या से प्लांट्स हैं, कहाँ से आए, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये सब प्लांट टैक्सोनॉमी में आ जाता है। इवोल्यूशन में उनकी हिस्ट्री कि कितने पुराने हैं, ठीक है, और आगे वो किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सब जो उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड सब जितने वेरिएशंस आए हैं उनमें चेंजेस आए हैं, दैट इज़ प्लांट्स इवोल्यूशन। एंड प्लांट डेवलपमेंट की आप
मतलब साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइक उन्होंने एक प्लांट और दूसरे डिफरेंट प्लांट की क्रॉसिंग करवा दी, जिनकी अभी नेचुरल नहीं हो रही थी, मैनुअली उनकी क्रॉसिंग करवा दी और एक वहाँ से नया प्लांट ग्रो करवा लिया। तो इस तरीके से प्लांट की डेवलपमेंट, जैसे आपके पास एग्जाम्पल के लिए किन्नू है, आपने फ्रूट एक सुना होगा, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज वगैरह सभी, ठीक है। तो वो लेमन ऑरेंज में एक आपने किन्नू सुना है, तो किन्नू वाला जो फ्रूट है वो एक हाइब्रिडाइजेशन है। उसमें क्या होता है कि आपके पास दो डिफरेंट बाहर की कंट्री के दो डिफरेंट से ऑरेंज जैसे फ्रूट थे, उन दो डिफरेंट फ्रूट्स को लिया और उनकी क्रॉसिंग करवा दी, उससे एक नया फ्रूट मिलकर आया जिसको हम नाम देते हैं अपने एरिया में किन्नू, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है और बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, और उसी में ही अरुण कुमार शर्मा जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ही ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी यूजफुल मैथड्स, उन्होंने बहुत सारे यूजफुल लैब मैथड्स भी दिए जिसमें हम अपने लैब के अंदर प्लांट्स के क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते थे। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने बॉटनी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए उनको ऑनर दिया गया, सम्मानित किया गया अवार्ड के साथ, और अवार्ड का नाम था शांति स्वरूप भटनागर और दूसरा अवार्ड था पद्म भूषण। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, अब साइंस और सोसाइटी के बीच में ब्रिजिंग की बात हो रही है। किस तरह से साइंटिस्ट हैड डेवलप मेथड टू ग्रो प्लांट एंड एनिमल सेल आउटसाइड द बॉडी इन स्पेशल कंडीशन, कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इस तरह के मेथड्स जो हैं उन्होंने ढूंढ लिए हैं जिससे प्लांट हो या एनिमल्स, उनकी ग्रोथ की जाती है, उन प्लांट या एनिमल सेल की ग्रोथ की जा सकती है आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के आउटसाइड ही, जहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए उसके बाहर उसकी ग्रोथ को करवा सकते हैं। इन स्पेशल कंडीशन, कोई स्पेशल पर्टिकुलर कंडीशंस में उनको रख के हम ग्रोथ करवा सकते हैं, ऐसी डेवलपमेंट हो चुकी है और इसको हम बोलते हैं सेल कल्चर। इस तरह की जो ये डेवलपमेंट है कि किसी की बाहर, बॉडी के बाहर उसकी ग्रोथ करवाना सेल्स की, दैट इज कॉल्ड सेल कल्चर। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, सेल्स आर टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म से सेल को बाहर निकाला जाता है एंड प्लेस्ड इन अ न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, मतलब जो स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा है उसमें, कि उसमें न्यूट्रिएंट रिच मीडियम एक कंडीशन ले लेते हैं, एक एनवायरनमेंट ले लेते हैं जिसमें उस सेल को रखा जाता है, दैट अलाउज देम टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, जहाँ पर वो सेल ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है, यानी कि पर्टिकुलर उसकी ग्रोथ होने लगती है। टू कीप द कल्चर सेफ, जो ये सेल कल्चर है, जो ये प्रोसेस चल रही है, इसको सेफ रखने के लिए क्या क्या चाहिए, द राइट टेम्परेचर, एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशंस एंड मॉइस्चर अंडर स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन, मतलब कि अगर उस कल्चर को जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, उसको सेफ रखने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, मतलब कि जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी ग्रोथ के लिए वो सब कंडीशंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अंडर स्टेराइल कंडीशंस आर मेंटेन, और स्टेराइल कंडीशंस में ये सब कुछ मेंटेन करना है। स्टेराइल कंडीशन लाइक जहाँ पर बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होता, स्टेराइल का मतलब कि जो बैक्टीरिया से मुक्त हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, और यहाँ पे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं पैथोजेंस, मतलब कि कोई भी हो, फंगी हो गया, यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी है, किसी तरह का कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन, जो उसको नुकसान पहुँचाए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं ये सब, ठीक है, और इन सबको एक कैटेगरी में डाला जाता है पैथोजेंस। Cell culture is crucial for studying how cells work and the production of the biochemicals, food, medicine, vaccines and more. जो सेल कल्चर है, ये जो हम बाहर सेल को बॉडी से बाहर ग्रोथ करवा रहे हैं, ये किस लिए ज़रूरी है, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट ही है एक तरह से, फॉर स्टडिंग हाउ सेल्स वर्क, ताकि हम ये जान सकें कि सेल किस तरह से काम करता है, और प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए फूड में, मेडिसिन में, वैक्सीन में, हर जगह हमें ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हमें सेल कल्चर की ज़रूरत पड़ती है।
द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस एंड म्योसिस मस्ट अकर इन अ प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर। चाहे वो मिटोसिस हो या म्योसिस, दोनों ही सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ठीक है, और दोनों ही वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर एंड कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। वट हैपन्स इफ म्योसिस एंड मिटोसिस डू नॉट हैपन प्रॉपरली। अगर ये कंट्रोल मैनर में प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं तो क्या होगा। इफ देयर इज एनी एरर इन दीज प्रोसेसेस, अगर इनमें इनकी प्रोसेस में कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी गलती आ जाती है, इट कैन लेड टू वेरियस प्रॉब्लम्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो कोई भी रिजल्ट किस तरह के आ सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर ये प्रोसेसेस अच्छे से नहीं हो रही हैं तो उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एरर्स इन मिटोसिस लेड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स। अगर मिटोसिस प्रोसेस में एरर आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कुछ भी सेल की जो प्रोसेस चल रही है डिवीजन की उसमें कुछ गलतियां होगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, मतलब कि सेल का जो डिवीजन होने का तरीका है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। इससे क्या होगा, सेल जो बनने चाहिए वो तो या तो कम बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम वहाँ पे आने लगेगी। दिस कैन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्यूमर बन सकता है। एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल्स, या फिर क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के नंबर कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर्स का मतलब होता है गांठ बन जाना, एक ही जगह पे सेल्स का इकट्ठे हो जाना, मतलब सेल बन रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर अपने प्लेस पे नहीं जा रहे, एक ही जगह पे कलेक्शन उनकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्यूमर्स एक तरह की गांठ आप समझ सकते हैं, जहाँ पे सेल्स जो है वो ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल होने चाहिए उससे ज़्यादा नंबर पे वहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। एरर्स इन म्योसिस में रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और म्योसिस में, अगर म्योसिस वाली प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये आपका पता ही है, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, जहाँ सेक्सुअल ऑर्गन में, ठीक है। तो सेक्सुअल ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, अगर उसमें एरर आ गया म्योसिस प्रोसेस में तो वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि जीन से रिलेटेड, यानी कि डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विच में बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स। और जो अगर ये एरर आ गया तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, उसके प्रॉब्लम आएंगी डेवलप होने में। और डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स, जो उसका फिजिकल फीचर है वो डिफरेंट दिखाई देगा। मतलब आपने देखा होगा एक प्रॉपर शेप होती है हर एक, चाहे प्लांट की किसी की लगा लो या फ्रूट की लगा लो, एनिमल्स की लगा लो। अब जैसे नॉर्मल फॉर एग्जांपल आपके पास ह्यूमन बींग है, उसके हाथ में 5 होती हैं, ठीक है, फिंगर्स। तो अगर वो किसी की 4 हो गई, किसी की चिपक गई, किसी की एक्स्ट्रा आ गई, इस तरह की डिफरेंट बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में डिफरेंट आ सकती हैं। फॉल्टी म्योसिस में ऑल्सो कॉज अर्ली प्रेगनेंसी लॉस एंड रिड्यूस फर्टिलिटी। अब वही यही कह रहे हैं, म्योसिस में फॉल्टी मतलब वही अगर एरर आ जाता है, और ये फीमेल की बात हो रही है, या जो भी प्रेगनेंसी करते हैं उनका प्रेगनेंसी और उनके अंदर ये प्रोसेस, मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एरर आ रहा है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी लॉस जो है वो हो सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। इट मीन्स इसमें क्या होता है ना कि कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई है, कोई ऑर्गेनिज्म प्रेग्नेंट हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ ही टाइम के अंदर उसकी जो अंदर ऑर्गेनिज्म था वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेगनेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी प्रॉपर डेवलपमेंट से पहले पहले ही, कुछ टाइम के लिए प्रेग्नेंट हुई और उसके अंदर कंप्लीट टाइम होने से पहले ही वो ख़त्म हो गया, दैट इज़ कॉल्ड अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। और रिड्यूस फर्टिलिटी हम कह सकते हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम में उसको टाइम लगना, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं है कि हाँ एकदम से मिले और वो फर्टिलाइज सेल जो है वो स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, नहीं होती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब कब हो सकता है, जब म्योसिस यानी कि सेल डिवीजन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल डिवीजन में कोई एरर आता है तो। Pose and ponder. First question, 6 question है, instead of many small ones, why does a cell not have a single giant mitochondrion? How does this relate to the concept of surface area? इंस्टेड का मतलब होता है कि बजाय, इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, छोटे छोटे होने की बजाय, वाई डज अ सेल नॉट हैव अ सिंगल जाइंट, जाइंट मतलब विशाल बड़ा, माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन एक माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड लिखा है तो इसका मतलब प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है तो सिंगुलर।
तो एक ही बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया हम क्यों नहीं ले लेते सेल के अंदर छोटे छोटे की बजाय। हाउ डज दिस रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया, इसको सरफेस एरिया वाले कंसेप्ट से कैसे रिलेट करके समझा सकते हो। हम वो कह रहे हैं कि आपको छोटे छोटे क्यों लेने हैं, बड़ा ही क्यों नहीं ले लेते उसकी जगह पे। अब जस्ट इमेजिन करो एक सेल है, सेल के अंदर कहीं पर एक माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। अब ये एक माइटोकॉन्ड्रिया और ये मान लो ये इतना बड़ा है, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पूरे सेल को या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, जहाँ भी इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसका यूज़ करेगा, ये अपनी मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर एनर्जी देगा, ठीक है। तो इसने सिर्फ एरिया से ये एनर्जी दे सकता है। अब जगह इसने लेनी थी जितनी, वो तो ले रखी है, तो उतनी एरिया में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया और उसने अपनी ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सिर्फ ये ही जगह है जहाँ से वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि इसकी एक की जगह पे इतने ही जगह पर, ये इतना बड़ा ना होने की बजाय इतनी ही जगह पर छोटे छोटे बहुत सारे वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रखे हैं। आप मान लो बहुत सारे छोटे छोटे हैं। अब इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे ये सारे के सारे, ये आउटर वॉल्स जो है इतना तो कवर कर ही रहे हैं एरिया, इसके साथ साथ ये जो अंदर वाली वॉल्स हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन की, यहाँ से भी क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ऑल ओवर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब बड़ा एक था उसके कंपैरिजन इन छोटे छोटों की वजह से जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम ही है। तो इसलिए छोटे छोटे ज़्यादा बेटर हैं एज कम्पेयर टू जाइंट वन, मतलब बड़ा लेने की बजाय। अब नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ द स्किन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाय मियोसिस इंस्टेड ऑफ मिटोसिस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू कट ऑन अ स्किन। अब वो कह रहा है कि ऐसा सोच लो कि स्किन सेल्स जो है वो स्टार्ट करते डिवाइड होना थ्रू द मियोसिस इंस्टेड ऑफ मिटोसिस, मतलब मियोसिस प्रोसेस की बजाय मिटोसिस की बजाय वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए स्किन सेल। तो क्या होगा, स्किन सेल अगर वहाँ से कहीं से कट जाए तो क्या होगा। अब क्या होगा, मान लो आपके पास जो मिटोसिस प्रोसेस है उसमें क्या होता था, एक सेल से दो बनते थे, ठीक है, डॉटर सेल्स, और मियोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती थी। पर इसमें एक होता था कि 2 डॉटर सेल्स तो हैं लेकिन एक सेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो टोटल ही मिले हैं, लेकिन इसमें हर एक को कितने मिलेंगे, 23, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू स्किन सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दे तो जो सेल नया बनेगा उसके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 23, यानी कि हाफ नंबर। इट मीन्स उसके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, कम होगी, इनकम्प्लीट होगी। इट मीन्स उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि स्किन कैसे डेवलप करनी चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि स्किन जो है अगर कहीं से कट जाए तो वो अच्छे से रिपेयर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है क्रोमोसोम्स के पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही इनकम्प्लीट है। सेल थ्योरी द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक ऐसा प्रिंसिपल जो सभी सेल से जितनी भी बातें हैं उन सबको कुछ ही पॉइंट्स में एक कर देता है, ठीक है। सेल थ्योरी, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की हुई है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। इन 1838 अ जर्मन बोटनिस्ट नेम्ड मैथियास श्लेडेन रिपोर्टेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। 1838 में एक साइंटिस्ट हुए, बॉटनिस्ट हुए मैथियास श्लेडेन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं, हर एक प्लांट जो है सेल से बना हुआ होता है। इन 1839 जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में बताया, जिनका नाम था थियोडोर श्वान, इन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट के अनुसार कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, सभी के सभी एनिमल्स जो हैं वो भी सेल से बने हुए होते हैं। लेटर इन 1855 में इसके बाद बताया अ जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने बताया, फर्दर एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, अपनी ये जो सेल थ्योरी के बारे में जो बात कर रहे थे थियोडोर श्वान और मैथियास श्लेडेन,
इन्होंने उनको उनकी थ्योरी को एक्सपेंड करते हुए बताया बाय स्टेटिंग दैट न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो सभी के सभी प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले ही कोई सेल एग्जिस्ट करता है जिससे वो बनते हैं। टुगेदर देयर वर्क लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी, लेड टू मतलब रिजल्ट, तो इन सब की जो थ्योरी थी उससे ये सेल थ्योरी की एक फॉर्मुलेशन होगी, मतलब एक कंक्लूजन, एक एंड उन्होंने बना दिया कि हाँ ये सब बातें जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी क्या क्या पॉइंट्स थे वो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, कि सभी की सभी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो कुछ भी है, वो सभी के सभी या तो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन द लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके सभी के लिविंग बींग्स के ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के लिए और उनके फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल। सबसे बेसिक यूनिट जहाँ से उनका स्ट्रक्चर या बॉडी का फंक्शन होता है, कौन काम करता है वहाँ पे, सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स हैं सभी के सभी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, मतलब नए सेल्स जो हैं वो एक पहले वाले सेल से ही बनते हैं। दिस unifies all biology from bacteria to humans and explain life's continuity through cell division। तो ये सारी की सारी बायोलॉजी की यूनिफाई कर दिया, एकजुट कर दिया, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक की सारी बायोलॉजी को एक बात में बोल दिया कि लाइफ जो है वो लगातार किसकी वजह से चल रही है, सेल डिवीजन की वजह से। मीट अ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट से मिलना है। कौन से साइंटिस्ट हैं? इन 1902 द ऑस्ट्रियन बोटनिस्ट गोटलेब हैबरलैंड प्रपोज दैट एनी लिविंग प्लांट सेल, इवन अ फुली मैच्योर सेल फ्रॉम a permanent tissue can develop into a complete plant if it is provided with suitable nutrients and favorable conditions। तो ये कह रहा है कि 1902 की बात है, 1902 की, द ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था गोटलेब हैबरलैंड, ठीक है, इन्होंने कहा था एनी लिविंग प्लांट सेल, कोई भी लिविंग प्लांट सेल है, इवन फुली मैच्योर, अगर वो पूरा मैच्योर सेल भी है, फ्रॉम अ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का एक कोई भी मैच्योर सेल है वो हम लेते हैं लिविंग प्लांट सेल का, कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, तो वो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सके, इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड विद सुटेबल न्यूट्रिशन, कंडीशन ये है कि उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए एंड फेवरेबल कंडीशंस, जो भी उसको कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो सब मिले तो वो प्लांट जो है बन सकता है एक सेल से। ही सजेस्टेड दैट प्लांट सेल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो चेंज दैम, उसने बताया कि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाने की। तो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं प्लांट सेल्स उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, एंड ऑल्सो चेंज दैम, और उनमें चेंजेस भी ला सकते हैं। दिस स्पेशल एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो जो ये एबिलिटी होती है प्लांट सेल के अंदर एक ही सेल से नए पूरा का पूरा एक प्लांट बनाने की, इस एबिलिटी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। हैबरलैंड्स आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर अ न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, उनके इस आइडिया की वजह से एक नई ब्रांच बन गई बायोलॉजी की, नॉन एज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जिस ब्रांच का नाम रखा गया प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, जहां पर ये देखा जाता था कि किस तरह से एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनाया जा सकता है, तो जहां पे इसकी स्टडी की जाती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक इज डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, क्या सेल्स ग्रो फॉर एवर मतलब हमेशा, क्या सेल्स हमेशा ही ग्रोथ करते रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते रहते हैं? सो लेट्स सी, सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड वे, सेल हमेशा ग्रोथ और डिवाइड जो करते हैं वो कंट्रोल वे में करते हैं, स्टे इन द राइट प्लेस, अपनी जगह पर रहते हैं, कैरी आउट देयर फंक्शन, अब जो उनके फंक्शन होते हैं वो करते हैं, एंड इवेंचुअली डाई व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स वो ये कह रहा है कि सेल्स जो हैं वो ग्रोथ करेंगे, डिवीज़न करेंगे, बट एक कंट्रोल तरीके से, जो उनकी जगह है वो वहीं पर रहते हैं, अपने फंक्शन करते हैं, लेकिन लास्ट में वो ख़त्म हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती। मान लो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है
जिस जगह पे, वहाँ से वो खत्म हो जाते हैं। डेड सेल्स आर रिप्लेस बाय न्यू सेल्स दैट कैरी आउट द सेम फंक्शन। डेड सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से जो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन ले ली, ठीक है, स्किन आपकी जब खराब हो जाती है तो वो स्किन आप ऊपर से उतार के फेंक देते हो जो खराब हो चुकी थी, तो उसमें कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। और जब उसकी जगह पे नई स्किन आती है, न्यू स्किन आती है, तो वहाँ पे क्या आ रहे हैं, नए सेल आ रहे हैं और सेम फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं जो पहले वाले सेल कर रहे थे स्किन के, ठीक है। दस एवरी सेल हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो इससे क्या समझ में आता है कि हर एक सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, एक जिंदगी होती है फिक्स। इफ सेल्स डू नॉट डाई व्हेन दे शुड, अगर सेल्स नहीं खत्म होते जब उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है। इफ दे डाई टू अर्ली, या फिर वो टाइम से पहले ही खत्म हो गए, अभी उनको खत्म नहीं होना था पर वो पहले ही खत्म हो चुके हैं। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम्स कैन अराइज इन द बॉडी, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मतलब सेल की एक टाइम है कि उस टाइम पे उसको खत्म होना है, अगर उससे पहले या उसके बाद वो खत्म हो रहा है, इट मीन्स बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। इन मैनी एनिमल सेल्स सेल डिवीजन यूजुअली स्टॉप्स। बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, सेल डिवीजन रुक जाती है व्हेन सेल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स। अगर सेल जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, आस वाले से जो सेल होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आता है, तो सेल डिवीजन प्रोसेस जो होती है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इनिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट में आने से चीज का रुक जाना, मतलब किसका, सेल डिवीजन प्रोसेस का रुक जाना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, जब सेल कॉन्टैक्ट में आने से रुक जाते हैं, डिवीजन होना रुक जाते हैं। हाउएवर कैंसर सेल्स लॉस देयर दिस कंट्रोल, लेकिन अगर कैंसर सेल्स की बात करें तो कैंसर सेल में ये कंट्रोल खत्म हो जाता है एंड कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। कैंसर सेल्स में ये कंट्रोल नहीं रहता और वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं अनकंट्रोल्ड मैनर में, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर ट्यूमर्स बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। लाइक आप सेल जो है उनको ख़त्म हो जाना था लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, वो बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, एक ही जगह पे बनते जा रहे हैं, तो इस वजह से सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे इकट्ठे, जिस वजह से क्या बन जाएगा, ट्यूमर्स बन जाएंगे। प्लांट सेल्स ग्रो डिफरेंटली, लेकिन प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो डिफरेंट तरीके से होती है। ड्यू टू देयर रिजिड सेल वॉल्स प्लांट सेल डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। इन जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और इस वजह से उसमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन जो है प्रोसेस दिखाई नहीं देती कि वहाँ पे टच में वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे और उस वजह से डिवीज़न रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी प्लांट सेल्स में दिखाई नहीं देता है। एंड फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ग्रोथ, और प्लांट सेल्स में एक अलग ही पैटर्न जो है ग्रोथ का दिखाई देता है। Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable function. यद्यपि, even though का मतलब होता है यद्यपि, मतलब कि चाहे ऐसा है कि सेल्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बट दे परफॉर्म रिमार्केबल फंक्शन, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो रिमार्केबल है, उसको काउंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दे प्रोड्यूस एनर्जी, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंसेस, डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का पूरा प्रॉपर फंक्शन होना ये किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेल्स ही हैं जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स ही जो है सिंथेसाइज करते हैं सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं, मतलब जो भी इन्होंने करना है बॉडी के अंदर सब कुछ सेल्स ही करते हैं। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, नए सेल्स बनाने हैं। वर्क टुगेदर टू मेंटेन, मतलब पूरी बॉडी को मेंटेन करने में, सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में सेल्स ही हेल्प करते हैं। Every living beings from a tiny bacterium to a giant tree is made up of cells. हर एक लिविंग बींग, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो, चाहे एक बहुत बड़ा विशाल ट्री हो, ह्यूमन बींग हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ जो है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। सब में सेल ही जो है काम करता है। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस टाइनी हार्ड वर्किंग सेल्स। जो इस सेल्स का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क चलता है, हम उनमें से एक प्रोडक्ट हैं। यू आर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू मतलब इंसान, हमें कहा जा रहा है कि तुम भी उनका एक प्रोडक्ट हो, सेल से बना हुआ, जो सेल बहुत ज़्यादा काम करते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी, हाउ डू कैंसर सेल्स ग्रो एंड स्प्रेड। कैंसर सेल किस तरह से ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है और फैलते हैं। नॉर्मल सेल्स ग्रो, एज एंड डाई इन अ कंट्रोल मैनर। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो नॉर्मली ग्रो करेंगे, उनकी एक एज होती है, एंड डाई, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनका सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंट्रोल मैनर में चल रहा होता है।
समटाइम्स दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन। कई बार क्या होता है, जो ये नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है, ये जो डाई है, ये कंट्रोल मैनर में ना रह के इस सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो जाता है एंड एबनॉर्मल सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली। और फिर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स बनने लगते हैं। एबनॉर्मल सेल्स मतलब नॉर्मल सेल्स से अलग होता है, कुछ ना कुछ उनमें चीज़ कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस तरह के सेल्स जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ग्रो करना और डिवाइड करना अनकंट्रोल तरीके से, कि उनका कुछ नहीं पता होता कितने वो ग्रो करते रहेंगे, कोई कंट्रोल मैनर नहीं होता उनमें। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। और इस वजह से मतलब सेल्स की ग्रोथ होती जा रही है और वहाँ पे ट्यूमर्स बनने लगते हैं, विच में बी बिनाइन और मलिग्नेंट। और वो इस तरह से ट्यूमर्स जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, बिनाइन या फिर मलिग्नेंट, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर्स उसको बोलते हैं, मान लो एक ही जगह पर जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहेगी, वो कहीं पर भी फैलेंगे नहीं, स्प्रेड नहीं होंगे, एक ही जगह पे उनकी ग्रोथ होती जा रही है उन ट्यूमर्स की, तो उसे हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है, नॉन कैंसरस सेल। और मलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होते हैं, कैंसरस सेल होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। कैंसरस सेल ट्यूमर्स कैन इन्वेड का मतलब होता है हमला, आक्रमण। तो जो कैंसरस वाले ट्यूमर्स होते हैं वो वहाँ से जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं, वो नियर बाय टिश्यूज़ में हमला कर सकते हैं, उन पे इफेक्ट डाल सकते हैं एंड इवन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। इवन वो बॉडी के किसी भी पार्ट तक जो है स्प्रेड हो सकते हैं और नए नए ट्यूमर्स को बना सकते हैं। तो कैंसरस सेल जो है वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, रेडी टू गो बियॉन्ड। हाउ डू सेल्स मॉनिटर देयर ग्रोथ टू मेंटेन अ बैलेंस। अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए जो उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं सेल्स की, हाँ अब कितनी ग्रोथ है, अब उसका क्या करना है, तो सेल्स वो किस तरह से काम करते हैं। सेल्स ऑल्सो हैव अ नेचुरल वे ऑफ डाइंग टू मेंटेन अ बैलेंस। अपने आप को बैलेंस करने के लिए सेल्स के पास एक नेचुरल तरीका होता है कि कब उनको ख़त्म हो जाना है, कब कैसे करना है। और programmed cell death is a genetically regulated and organized process of selective cell destruction। ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PCD। इज अ जेनेटिकली रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जेनेटिकली रेगुलेशन होती है, मतलब क्या कब क्या करना है उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करती है उसको अपने आप को। इस तरह की जो एक प्रोसेस है जिसमें वो सिलेक्ट करती है कि कौन से सेल को डिस्ट्रक्ट करना है, यानी कि ख़त्म करना है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्यून फंक्शन। बॉडी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, सेलुलर क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मतलब प्रॉपर जो सेल है वो अच्छे सेल रहे बॉडी में, इम्यूनिटी बनी रहे, तो ठीक है, इन सब के लिए जो है वो पूरी एक प्रोसेस चलती है कि कब जो सेल को ख़त्म करना है। व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप्स, अगर एम्ब्रियो की बात करें, जब एक बेबी पेट में होता है, ठीक है, और वहाँ पे वो एम्ब्रियो होता है, जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है उस टाइम की बात है, एक छोटा सा बेबी डेवलप करता है। द PCD helps form fingers by eliminating cells between digits, without it we would have webbed hands। तो PCD यानी कि यही प्रोसेस जो है वो हेल्प करती है फिंगर्स बनाने में। आपका जो हैंड होता है, ठीक है, उस हैंड को प्रॉपर बनाने में, मतलब उस हैंड में फिंगर्स बनाने में कौन से सेल को एलिमिनेट करना है, कौन से सेल को रखना है बिटवीन डिजिट्स, मतलब प्रॉपर किस तरीके से वो फॉर्मेशन करनी है, तो उसमें PCD ही हेल्प करती है। अगर वो हेल्प ना करे तो उसके बिना हमारे हाथ जो है वो कैसे होंगे, वेब्ड हैंड्स होंगे, ठीक है। एक्सप्लोर डिफरेंट वेज बाय विच सेल्स मेंटेन देमसेल्व्स। आप और भी बहुत सारे तरीके जो हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे सेल जो है अपने आप को मेंटेन करके रखता है। जैसे PCD है, ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये गूगल से सर्च करके कुछ इमेजेस निकाली हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वेब्ड फिंगर्स किस तरीके से होती हैं, ठीक है। जो इस तरीके से आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिंगर्स जो हैं वो जॉइंट हैं प्रॉपर तरीके से, वो नहीं बनी हुई है जिस तरीके से नॉर्मल होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेब्ड हैंड्स या वेब्ड फिंगर्स, ठीक है। तो अगर ये आपकी नॉर्मल अलग अलग फिंगर्स होती हैं, इट मीन्स जो बीच में इसके एरिया था, जो जगह थी, वहाँ पे जो सेल्स थे उसको ख़त्म करने का काम था उसका PCD का, कि वो सेल्स को एलिमिनेट कर देती थी, जिस वजह से फिंगर्स जो हैं प्रॉपर बन जाती थी। अगर वो ना करे अपने प्रोसेस को तो इस तरीके से जो हैंड्स हैं वो बन जाएंगे वेब्ड हैंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।